नमस्कार बच्चों। आज हम लोग सम्मिश्र संख्या के बारे में पढ़ेंगे। सम्मिश्र संख्या किस प्रकार की संख्याएं हैं। अभी तक हमने बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ा, जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या मतलब किसी चीज़ों को गिनने के लिए, जैसे आपको कहा जाए कि क्लासरूम में कितने टेबल है, तो आप गिनने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं, जैसे आप गिनोगे 1 2 3 4 5, तो गिनने वाली सारी संख्याएं जो होती है वो प्राकृत संख्या कहलाती है। और जब इन संख्याओं में हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो वो संख्याएं कहलाती हैं पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्याओं के बाद जब हम इसमें -1, -2, -3 को शामिल कर देते हैं तो ये संख्याएं कहलाती है पूर्णांक संख्या। यानी पूर्णांक संख्या में 0 रहता है, 1 2 3 4 अनंत तक रहता है, और -1, -2, -3 अनंत तक रहता है। और इसके बाद अब कौन सी संख्या बच गई, तो बच गई दशमलव वाली संख्या है। अब दशमलव वाली संख्याओं को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। ऐसी दशमलव वाली संख्या है जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्या। और जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। किन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो आपने पिछले साल तक पढ़ा है कि ऐसी दशमलव वाली संख्या जो अशांत होती है, मतलब वो कभी रुकती नहीं है, जब उनका अपन डेसिमल में उसको बदलते जाए तो अनंत तक होते जाती है। और जो अनावर्ती होती है, मतलब वो नॉन रिपीटिव होती है, माने कोई पैटर्न उसमें रिपीट नहीं होता है। तो इस प्रकार की संख्या हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो इन संख्याओं को कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो जितनी भी संख्याएं हमको अभी तक ज्ञात थी वो दो बड़े समुच्चय में बढ़ जाती है, एक तो परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। सारी संख्या नेचुरल नंबर जो है, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक है, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। क्योंकि देखिए पूर्णांक जो है -4 है, तो अपन -4 को क्या p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं भाई -4/1, यानी सारी पूर्णांक संख्याओं के बटे 1 कर दिया जाए तो वो p/q के रूप में आ जाती हैं। तो यानी ये सारी संख्याएं ये सारी संख्या परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। और बाकी बची हुई संख्या अपरिमेय संख्या है, जो अशांत, ऐसी दशमलव संख्या जो अशांत और अनावर्ती होती हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इस दो बड़े समुच्चय को यदि मिला दिया जाए तो एक बड़ा समुच्चय बन जाता है, उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो ये सारी संख्या वास्तविक संख्याएं हैं। तो अभी तक हमने इतनी संख्याओं के बारे में पढ़ा, लेकिन इस 11th में आपको एक नई प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ना है, वो है सम्मिश्र संख्या। अब सम्मिश्र संख्या होती क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि पिछले साल आपने द्विघात समीकरण पढ़ा। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो ax² + bx + c = 0 होता है। जब आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला से या सूत्र विधि से जब इसका हल निकालते हैं तो x बराबर होता है -b + -√b² - 4ac/2a। तो इस समीकरण के दो हल या दो मूल होते हैं, एक तो प्लस लेने से आता है और एक माइनस लेने से आता है। तो हम पिछले बार पढ़े थे कि इसके जो मूल होते हैं उसकी प्रकृति को हम कैसे निर्धारित करते हैं, मूलों की प्रकृति। तो हमने ये देखा कि मूलों की जो प्रकृति का निर्धारण कौन करता है, विविक्तकर। विविक्तकर क्या है, अंडर के अंदर वाली संख्या यानी कि b² - 4ac जो होता है वो विविक्तकर कहलाता है। विविक्तकर जो d होता है, जब वो 0 होता है तो एक बार 0 प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे तो सेम संख्या आ जाएगी, यानी कि दोनों मूल क्या हो जाते हैं, जब d 0 होता है तो दोनों मूल होते हैं समान और होते हैं वास्तविक। और जब d 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होने का मतलब होता है कि मूल जो है वो धनात्मक है। तो जब धनात्मक मूल होता है तो हमको पता है कि धनात्मक संख्या का कुछ न कुछ वर्गमूल अवश्य निकलता है, चाहे वो परिमेय संख्या के रूप में हो या अपरिमेय संख्या के रूप में हो, तो इसका वर्गमूल निकल सकता है। तो हमको मिलता है ये संख्या एक बार प्लस होगी और एक बार माइनस होगी, यानी कि जो मूल होते हैं वो असमान होते हैं और वास्तविक होते हैं, माने दो विभिन्न प्रकार के मूल हमको मिलते हैं जब d 0 से बड़ा होता है। और जो थर्ड केस आता है वो है d जो होता है <0 होता है। d <0 या छोटा है 0 से, इसका मतलब ये होता है कि d जो होता है वो ऋणात्मक है। इसका मतलब है कि d जो है ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर है। और नेगेटिव नंबर माने अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या आ गई। तो हमने अभी तक अंडर रूट के अंदर माइनस संख्या अगर है तो हम उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर
अंडर रूट के अंदर -5 आ गया, तो हम ऐसी कोई संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं √5 लूँ, प्लस √5 और माइनस √5 लूँ, तो इसका भी स्क्वायर करूँगी तो भी +5 मिलेगा और इसका भी स्क्वायर करूँगी तो भी 5 मिलेगा। यानी कि हमें ऐसी -5 मिलता ही नहीं है। सारी संख्याओं को हम चिन्हों के हिसाब से 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक तो धनात्मक संख्या होती है और एक ऋणात्मक। तो धनात्मक का वर्ग भी धनात्मक होता है और ऋणात्मक का वर्ग भी धनात्मक होता है। तो इसलिए हम -5 का अंडर रूट नहीं निकाल सकते। तो हम ऐसी संख्याओं को हम कह देते हैं कि ये संख्याएं काल्पनिक संख्या है। तो अंडर रूट -5 जो होता है वो एक काल्पनिक संख्या है। अब इस काल्पनिक संख्या को हम कैसे हल करें, तो इसके लिए एक संकेत i की कल्पना की गई। i बराबर है √-1। जब i की कल्पना की गई तो हम फिर इसका हल निकाल पाने में सक्षम हो पाए। जैसे कि √-5 है तो हमने इसे लिखा √-1 इंटू 5, तो इसको हम लिख देते हैं √5 इंटू √-1, तो यानी √5i। तो इस प्रकार से हम काल्पनिक संख्या का इसको हम प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। तो जब हम इसको हल करते हैं तो हमें -b प्लस माइनस एक काल्पनिक संख्या मिलती है। किस प्रकार की संख्या मिली, जब हम इसको हल कर रहे हैं तो ये आता है -b प्लस माइनस, मान लो इसका अंडर रूट आता है di/2a। तो इस प्रकार से हमको ये मिला -b/2a और प्लस माइनस d/2a इंटू आई। तो हमें किस प्रकार की समिश्र संख्या मिली, एक ऐसी समिश्र संख्या मिली जिसके 2 पार्ट है। एक पार्ट है पूरा वास्तविक और एक है काल्पनिक, माने जिसमें आई नहीं लगा है और आई लगा है। तो इस प्रकार की संख्या जो 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है, जिसका एक भाग होता है वास्तविक और दूसरा भाग होता है काल्पनिक, तो ऐसी संख्याएं जो कहलाती है वो समिश्र संख्याएं होती हैं।